हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉमस बेटाबा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th की मैथ का प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। वास्तव में इस चैप्टर में हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ना है, फिर इन अभाज्य संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? तो ऐसी संख्याएं जो खुद से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक फैक्टर ही होता है, उन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2 से ही विभाजित होती हैं और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। 3 से ही भाग जाता है और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 इस प्रकार अनंत संख्याएं होंगी जो कि अभाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि इनमें खुद से ही भाग जाता है और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। अब किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम थोड़ी सी देख लेते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कोई एक संख्या है, जैसे 140 है, 140 है, हमें इसे अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है तो सबसे पहले हमें इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना होगा, यानी कि गुणनखंड के रूप में हमें इसे लिखना होगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो वास्तव में देखिए, जब इसके अंतिम अंक 0 हो तो वास्तव वो संख्याएं 5 से कटती हैं या वो संख्याएं 2 से कटती हैं और किसी संख्या से वो नहीं कटती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को उनसे संख्या से विभाजित करते हैं जो सबसे छोटी हो। तो हम इसको 2 से विभाजित कर रहे हैं। सम संख्याएं हमेशा 2 ही से कटती हैं, तो ये 70 बार में विभाजित होगा। इसी प्रकार इस संख्याओं को फिर से 2 से विभाजित करने पर यह 35 बार में विभाजित होगा। इसी प्रकार 5 से अगर विभाजित करें तो यह 7 बार में जाएगा और 7 से विभाजित करें तो यह 1 बार में जाएगा। इस प्रकार आप 140 को लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये तो आपके गुणनखंड के रूप में आपने 140 को लिख दिया। लेकिन अगर आपको अभाज्य संख्या के रूप में लिखनी है तो आप इस कैसे लिखेंगे? तो जितने भी इसमें टर्मिनेट नंबर होते हैं, जितने भी रिपीटेड नंबर होते हैं, यानी कि अगर एक संख्या एक या एक से अधिक बार आया है तो उस संख्या को हम केवल एक ही बार लिखते हैं और जितनी बार आया है उसके घात को हम लोग उतनी बार लिख देते हैं। 2 के पावर 2 बार आया है तो, और उसके साथ 5 और उसके साथ कितना है 7। इस प्रकार 140 को आप 2 के पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं अब हमने 140 को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख चुके हैं। इसी प्रकार अगर आपके पास एक कोई और नंबर है, जैसे अगर आपके पास 156 एक नंबर है, आपके पास 156, ये तो आपका 140 का हुआ। 156 अगर आपके पास कोई एक नंबर है, अगर हमें इसे लिखना है अभाज्य संख्याओं के रूप में तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा छोटी से छोटी संख्या जो 156 को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो वो 2 है। कितनी बार में होगा? 2 7 14, 2 8 56। अब वो छोटी से छोटी संख्या जो 78 को विभाजित करती है तो वो 2 ही है। कितनी बार में? 2 3 6, 2 9 18। अब 39 किस संख्या से पूरी विभाजित होगी? छोटी संख्या कितना है? तो 3 से। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। आप यहाँ देखेंगे जो 13 है वो आपकी अभाज्य संख्या है, और 13 जब अभाज्य संख्या है तो खुद से ही डिवाइड होगी, तो यह 13 बार में एक बार में डिवाइड हो जाएगी 13 से। इस प्रकार आप 156 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। अब इसको अपने गुणनखंड के रूप में लिख दिया है, लेकिन अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है तो उसमें नंबर को रिपीट नहीं किया जाता है। नंबर जो है 2 है, 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 और गुणे 13। इस प्रकार आप 156 को अभाज्य संख्याओं के रूप में बहुत ही ईजी वे से लिख सकते हैं। ओके, ये हुई आपको अभाज्य संख्याओं को लिखने की विधि। अब हम ये यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई भी भाज्य संख्याएं हैं तो उस भाज्य संख्याएं हैं और उसके पावर कुछ है
तो वास्तव में उसका विस्तार करने पर उसके इकाई का अंक शून्य आएगा या नहीं आएगा, ये आप बस देख कर पता कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कि वास्तव में होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ एक संख्या है 6 है और 6 के पावर है n, n का मतलब जहाँ n इक्वल टू कोई भी आपकी प्राकृतिक संख्या है, और मैंने आपको बता चुका है कि ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अगर आपके पास 6 के पावर n है तो आप क्या बताइए, क्या इसके इकाई का अंक या इसका विस्तार कुछ भी रखेंगे, 1 रखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या कुछ भी रखिए, तो क्या इसमें कोई भी अंक शून्य आएगा या इकाई का अंक शून्य आएगा? ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप हमें बताइए, क्योंकि ये बहुत ईजी है। चलिए मैं बताता हूँ, तब तक आप सोचिए। आपको मालूम होगा जो शून्य आता है वो 1, 2 और 1, 5 के गुणनफल से आता है। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए एक संख्या है 10, तो आप 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ओके। अगर आपके पास एक संख्या है 100, इसमें कितने जीरो हैं? आप इसमें आप देख रहे हैं 2 जीरो हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2, 2, 2 बार 2 और 2 बार 5। आप यहाँ देख रहे हैं अगर आपके पास 1000 है, इसमें कितने शून्य हैं? 3, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 बार 2 और 3 बार 5, 1 बार 2 बार 3 बार 5। अर्थात किसी भी अंक, कोई भी आपकी भाज्य संख्या है, उसमें अगर शून्य आनी है तो उस भाज्य संख्या में 1, 2 और 1, 5 बहुत ही अनिवार्य है, आएगा तभी उसका विस्तार करने पर उसमें शून्य आएगा। ओके। जैसे अगर मैं आपसे एक बार और इसको एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक संख्या है 250 है, ठीक है ना, 250 है, और मैं चाहता हूँ क्या इस 250 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो देखिए क्या हो रहा है। 250 है ना, चलिए देखिए कितनी बार में कट रहा है। 2 बार में कटेंगे 125। अब देखिए लास्ट डिजिट कितना है? 5 है ना, तो ये सिर्फ 5 से कटेगा या 25 से कटेगा? तो 5 से कम 5 गुना 10 और 25 बचे 125, और ये 5 से कटेगा, 5 से कम 5, सॉरी 5 25, और ये 5 से कम 5। ओके। इस प्रकार 250 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। ओके। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक शून्य है तो कम से कम इसमें 1, 2 और 1, 5 आया है, तभी जाकर इस नंबर में शून्य आ रहा है। ओके। इसी प्रकार आप बताइए, हम इसको लिखना चाहें 6 के पावर n, और मैं इससे पूछूं कि क्या इसके विस्तार में n का कोई भी मान रखिए प्राकृतिक संख्या, और आप बताइए क्या इसमें शून्य आएगा? तो आप इसे देखकर बता सकते हैं कि आप कहेंगे कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और इसके पावर n है ना, पावर n। इसमें आप देख रहे हैं कि 1, 2 तो है, 1, 5 की कमी है। इसमें जब 5 है ही नहीं तो वास्तव में n का कोई भी प्राकृतिक मान रखेंगे, इसमें कभी भी एक शून्य नहीं आएगा। ओके। या इकाई के स्थान पर एक शून्य कभी आने वाला ही नहीं है, जब तक इसमें 1, 5, इसके गुणनखंड में 1, 5 और 1, 2 उपस्थित ना हो। ओके। इस प्रकार यह कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये है, आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। उसके बाद से हम अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ रहे हैं। ये एलसीएम क्या होता है, ये एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हैं तो इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होगा। एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याएं विभाजित हो जाए, को विभाजित हो जाए। चलिए देखते हैं कैसे। इसको बताने से पहले मैं एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, किताब से ही ले लेता हूँ ताकि काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 26 और 91। ओके। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास अगर 2 संख्याएं हैं और इन 2 संख्याओं का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है और इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना होता है। ओके। तो मैं इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख रहा हूँ, तो हमें इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 13, और यह 13 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 1। इस प्रकार आप 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13। ओके। इसी प्रकार आप 91 को क्या लिख सकते हैं? अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ा जाए तो यह कितनी बार में जाएगा?
7 बार में कटेगा तो 13 सत्ते 91, और यह 13 बार में कटेगा, 13 एकम 13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या खुद से ही कटती हैं और किसी संख्या से नहीं कट पाती हैं। ओके, इस प्रकार मैं आपसे कहूँ 91 को आपने क्या लिख सकते हैं, तो 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। तो हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है और हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो वास्तव में एलसीएम ज्ञात करने के लिए बहुत ही अच्छी विधि है। क्या, इन दो अभाज्य गुणनखंडों में सबसे पहले देखना है कि क्या कोई संख्या उभयनिष्ठ है। अगर उभयनिष्ठ है तो उस उभयनिष्ठ की सबसे अधिकतम संख्या लेना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसमें 13 उभयनिष्ठ है, ओके, तो हमें क्या करना है, इस 13 की सबसे अधिकतम पावर को लेना है। क्या है, एक ही बार उपस्थित है ना 13, तो वास्तव में ये जो कॉमन संख्याएं है ना उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। हमने लिख दिया 13, और इन दो संख्याओं जैसा है वैसे लिख देना है 2 गुणे 7। आप जब इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल जो आएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 13 गुना 26 और गुणे 7। ओके, तो 7 छः के 42 के 2 और 7 दूना 14 और 4 18, 182 आया। तो एलसीएम का मतलब होता है कि वास्तव में जो संख्या दी गई है 26 और संख्या है 91, वो संख्या 182 में पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। यानी कि यह अब देखेंगे 2 बार विभाजित हो जाएगी, और यह अब देखेंगे 6 दूना 20 25 100 25 8 बार में 7 बार में विभाजित हो जाएंगे। 26 जो होगा 7 बार में होगा, 91 जो होगा 2 बार में विभाजित हो जाएगा। और यानी कि ये सबसे छोटी संख्या है जो 26 और 91 इसमें पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ कि आप इन दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये आप कैसे करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कि जो कॉमन संख्याएं हैं, क्या कॉमन संख्या है इसमें 13, वही इसका एचसीएफ बन जाता है। लेकिन 2 बार नहीं, 13 को भी एक ही बार लिखना होता है, तो मैं 13 को एक ही बार लिख लेता हूँ। ओके, इस प्रकार आप इन संख्याओं का एचसीएफ और इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से। चलिए हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 2 संख्या है, एक संख्या है 40 और दूसरी संख्या है 75, और मैं चाहता हूं कि इन 2 संख्याओं का आप एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले इन 2 संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना होगा या गुणनखंड के रूप में लिखना होगा, और फिर उन 2 संख्याओं में देखना होगा कॉमन क्या है। कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना है, बाकी संख्याओं को वैसे लिख देंगे और उन सबका गुणा करेंगे तो एलसीएम निकल आएगा। और फिर उन संख्याओं में जो कॉमन होगा सिर्फ उसको एक बार लिखना है, जिससे आपको एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें सबसे पहले इसको गुणनखंड के रूप में तोड़िए, इसको भी गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो छोटी से छोटी संख्या 2 20 बार में भाग जाएगा, फिर 2 10 बार में भाग जाएगा, फिर 2 5 बार में भाग जाएगा, और फिर 5 1 बार में भाग जाएगा। इस प्रकार आप 40 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुना 2 गुना 5। ओके, इसी प्रकार 75 को सबसे पहले देखिए 3 बार में भाग जाएगा, 25 तिहाई 75, फिर 5 बार में भाग जाएगा, 5 एकम 5, फिर 5 बार में भाग जाएगा, 5 एकम 5। ओह सॉरी, ये 5 होगा ना, 5 होगा। ओके, इस प्रकार मैं 75 को लिख सकता हूँ 3 गुणे 5 और गुना 5। ओके, अगर हमें यहाँ पर एलसीएम को ज्ञात करना है, एलसीएम हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ये गुणनखंडों में ये देखिए कि कॉमन संख्या क्या है। उन कॉमन संख्याओं को सिर्फ एक बार लिखना है, हमने लिख दिया। बाकी जो शेष संख्याएं बची हैं उसको आपको वैसे उतार देना है। 2 3 बार बची है, मैंने उतार दिया। 3 इधर 5 बार बची है, मैंने उतार दिया। इसका मतलब 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 40 तिहाई 120 25 600। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे 600 ही ऐसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 40 भी भाग चला जाएगा, 75 से भी भाग पूरी भाग चला जाएगा। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ कि इसका आप एचसीएफ फाइंड आउट करिए। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे इसमें जो कॉमन जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को सिर्फ एक बार लिखते हैं, यानी कि 5। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 5 ही है जिसमें 40 भी पूरी तरह से भाग चला जाएगा और जिसमें 75 में भी पूरी भाग चला जाएगा। ओके, 5 बटे 40 और 25 और 14 25 70। इस प्रकार आप एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही ईजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब जो नया कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि अगर आपके कोई भी दो या दो से अधिक भाज्य संख्याएं दी गई हैं तो उस भाज्य संख्याओं में एलसीएम का, उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, इसके बारे में जानना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट है। ओके, इसको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, मान लीजिए वो दो धनात्मक पूर्णांक ए है और बी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बी का एलसीएम निकालिए और ए बी का एचसीएफ निकालिए और फिर बताइए इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ में किस प्रकार का संबंध है, तो आप कहेंगे कि इन दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वास्तव में इनके एचसीएफ के बराबर होता है और गुण इनके एलसीएम के गुणनखंड के बराबर होता है। ओके, आप यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ कि दो धनात्मक पूर्णांकों का उनके अब एक मिनट, आपके पास निकाला है पैसा? अरे तो हमरा के काहे फोन करबो? हाँ पूछ गइल बा या कहाँ पे जा रहे हो? के घरवा। अच्छा, तो चर्चा होता है। चलो रानी, बनाओ चलो का चलो एके गो चूड़ी पहिन के करे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का उनके एलसीएम और एचसीएफ में किस प्रकार संबंध होते हैं उसके बारे में। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का उनके जो बीच में संबंध होते हैं वो होते हैं, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मैं इसको लिख देता हूँ, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल उनके एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ओके, चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। क्या ऐसा सच में है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो हमारे पास एक नंबर था 26, जैसे हमारे पास एक नंबर था 26 और एक नंबर था हमारे पास यही 91। ओके, जब हमने इस 26 का क्या किया, गुणनफल किया, 26 और एक नंबर था 91। ओके, तो मैं इन दो संख्याओं का गुणनफल कर रहा हूँ। ओके, और मैं यह दिखा रहा हूँ कि वास्तव में इनके एचसीएफ और इनके एलसीएम के बराबर होगा। क्या ऐसा सच है? अगर है तो इसका मान आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वास्तव में 26 और 91 का एचसीएफ कितना आया था? एलसीएम 26 का जो एलसीएम आया था वो वास्तव में आया था 182 और एलसीएम और एचसीएफ जो आया था, सॉरी, एचसीएफ जो आया था वो आया था 13 और जो एलसीएम आया था वो था 182 था ना। यहाँ से हमने पिछली बार में कर चुके हैं। तो वास्तव में हम इसे लिख सकते हैं 13 गुणे 82 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 91 और ये हमारा चल रहा है 26 गुणे 91 के बराबर चल रहा है। ओके, इस प्रकार आप 26 गुणे 91 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 13 दूना 26 गुणे 91। क्या ये दो संख्याएं बराबर हैं? हाँ भाई बराबर हैं।
इन दो संख्याओं को जब आप टोटल करेंगे 26 गुणे 91, मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ, तो वास्तव में आएगा 2366 और इसका भी आएगा 2366। देखिए ये दोनों के दोनों संख्याएं क्या है, बराबर हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको खत्म करेंगे। चलिए हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 40 गुणे 75 का, और पहले इन दो धनात्मक पूर्णांकों का मैं गुणनफल कर रहा हूँ 40 गुणे 75 का। ओके, वास्तव में इनका जो एलसीएम होगा और इनके जो एचसीएफ होगा वो भी बराबर होनी चाहिए। तो 40 गुणे 75 बराबर, इनका जो एलसीएम था कितना था, एलसीएम इनका आया था 600 और गुणे एचसीएफ आया था इसका 5, तो 6 पचे 3000। तो क्या इन संख्याओं का भी योग 3000 है? चलिए हम ये देखते हैं। 75 चौको 4, 5 20 के 0 हासिल 2, 7 चौको 28, 29, 30 और यह एक 0 मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। इस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं कि दो संख्याओं का हमने दो धनात्मक संख्याओं लिया, उनका गुणनफल किया और उनका गुणनफल आया उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो वास्तव में उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, अब यहीं पर आपका ये कॉन्सेप्ट हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं तक था। आगे प्रश्नावली में हम पढ़ने वाले हैं, इसके सभी क्वेश्चंस तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन अब आने वाली जो भी प्रश्नावली होगी वास्तव में वो बहुत ही लाजवाब होगी। हम वहाँ पर कुछ नए नए सीखने को चीज़ मिलेगा, क्योंकि चैनल का नाम ही है लर्न विद कॉन्सेप्ट। जो भी हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।